नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। भारत के सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई आजकल बहुत अच्छे भाषण दे रहे हैं। हमने पिछला वीडियो भी उन्हीं के भाषण पर बनाया था जो उन्होंने अमरावती में दिया था। अब उन्होंने एक और भाषण दिया है और ये दिया है उन्होंने संभाजी नगर में। इस भाषण में हालांकि सरकार और संसद के खिलाफ तो उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा ऐसा है जिसको लेकर आम जनता यही सोचेगी कि भारत के सीजीआई भी क्या किस तरीके का जोक सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीजीआई महोदय ने यह कहा कि हम कॉलेजियम के माध्यम से जाति, धर्म और क्षेत्र या सोच के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति कर रहे हैं। अब जिस तरीके से कॉलेजियम की तमाम खामियां देश के सामने आई हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि कॉलेजियम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको सुधारे जाने की कोशिश है। और जब से जस्टिस BR गवई ने सीजीआई के तौर पर शपथ ली है, तब से लेकर अब तक उन्होंने कई हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति की है और 3 सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की है, जिस पर हमने वीडियो बनाई थी। सबसे पहला मामला तो था मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर। जो जज नियुक्त हुए थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के थे और उनका वरीयता क्रम में 106वां नंबर था, यानी कि उनसे 105 जजेस सीनियर थे, जिसमें से अगर आप 24 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल भी दें तब भी 81 जज उनसे सीनियर थे। उसके बावजूद उन्हें मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। उसके बाद 3 जजों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी इसी तरीके का मामला था। जो 3 जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजे गए वो भारतीय जो हाई कोर्ट्स की वरीयता क्रम है उसमें 18वें, 29वें और 62वें नंबर पर थे। उसके बावजूद उन्हें जज बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद एक और मामला आया जब एक जो जज हैं जो पहले वकील थे और वकील के तौर पर वो खुले तौर पर सरकार की आलोचना में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अंतरराष्ट्रीय NGO से उनके ऊपर पैसे लेने के भी आरोप लग चुके थे। सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से जो NGO पोषित होता था उसमें वो डायरेक्टर रहे थे। उन वकील साहब को भी जज बनाने का काम उसी कॉलेजियम ने किया जिसकी अध्यक्षता सीजीआई BR गवई कर रहे थे। तो यहाँ जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि हम जाति, धर्म और उसका जो सोच है उसे देखकर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति कर रहे हैं कॉलेजियम के माध्यम से, ये कितना बड़ा जोक है वो आप समझ सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि उन्हें ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके पीछे कारण है जनता की जागरूकता और कॉलेजियम पर जिस तरीके से खासकर यशवंत वर्मा का केस सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद ये लाजमी है कि जो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है या मेनस्ट्रीम मीडिया में भी थोड़ा बहुत चल रहा है, उसकी जो भनक है वो सीजीआई तक पहुंच चुकी है। वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि कॉलेजियम के खिलाफ देश में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अब वो नए भाषण में उन्होंने कॉलेजियम का बचाव करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जजों की जो नौकरी होती है वो 9 से 5 की नौकरी नहीं है। जजों को भी वकीलों के साथ बात करनी चाहिए, जनता के साथ बात करनी चाहिए, जनता के साथ में घुलना मिलना भी चाहिए जिससे वो जनता की भावनाओं को समझ सके और उसके अनुरूप न्याय भी कर सके। हालांकि देखने में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जिस तरीके से 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं देश की तमाम अदालतों में, उसके बाद तो यही लगता है कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अगर ऐसा न हुआ होता तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग नहीं होते, भारत के हाई कोर्ट्स के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग नहीं होते और लोअर जुडिशरी में भी करोड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग नहीं होते, जिनकी टोटल संख्या 5.5 करोड़ है। भारत की जेलों में 76% से ज्यादा वो कैदी
पड़े हुए हैं या बंद हैं या फिर जेल भुगत रहे हैं, जिनके केसेस पेंडिंग है, यानी कि वो अंडर ट्रायल है, जो सीधे तौर पर अन्याय का ही एक दूसरा रूप कहा जा सकता है। भारत की जुडिशरी, जिसको न्याय के लिए बनाया गया था, न्याय की स्थापना न्याय देने के लिए जिसको चलाया भी जा रहा है, लेकिन वो न्याय दे पाने में कितनी सफल हो पाई है, वो ये पेंडिंग केसेस की संख्या खुद अपने आप में बता देती है। सीजेआई महोदय ने यह भी कहा कि जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने आप को छोटा न समझे। सुप्रीम कोर्ट केवल सीजेआई का नहीं होता है, बल्कि बाकी जजेज का भी होता है। और हम भारत की संविधान में और उसकी प्रस्तावना में जो कहा गया है कि हमें जो नागरिक हैं उनको न्याय, समानता, बंधुत्व और भाईचारा की स्थापना करने में अपना योगदान देना चाहिए, हम वही करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वो न्याय देने का भी दावा कर रहे हैं, और वो खुद अपने लिए ये बात नहीं कह रहे, बल्कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इस देश के नागरिकों को न्याय देने और दिलाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। जबकि हकीकत तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से काम कर रहा होता तो देश में न भ्रष्टाचार होता, न भ्रष्टाचारी नेताओं और भ्रष्टाचारी बिजनेसमैन इस देश में फल रहे फूल रहे होते, ना ही कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे वकीलों की दुकानें चल रही होती, जो एक एक अपीयरेंस का उतने ज्यादा फीस लेते हैं जितने कि भारत के सीजेआई की साल भर की सैलरी नहीं है। जी हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो एक हकीकत है। हालांकि आप अगर सर्च करेंगे तो इन लोगों की जो पर अपीयरेंस की फीस आपको कोई चैनल या कोई अखबार 15-20 लाख बता रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये लोग 40-40 लाख एक अपीयरेंस का लेते हैं। जबकि भारत के सीजेआई का जो सालाना पैकेज है वो 30-35 लाख का ही है, 2.25 लाख रुपए उन्हें सालाना मिलते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे जज होते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं हर महीने, तो उस हिसाब से उनका 30 लाख का पैकेज है। तो ये जो वकील है सिब्बल सिंघवी टाइप के, ये मोटी फीस इसीलिए लेते हैं कि उनके माध्यम से जो केसेस जाते हैं वो बड़े रसूखदार और पैसे वाले साधन संपन्न लोगों के होते हैं, और वो आसानी से उन लोगों के पक्ष में फैसले कराने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। भारत के संविधान में भारत के हर नागरिक को न्याय पाने का एक मौलिक अधिकार दिया गया है, चाहे आप उसे जीवन जीने के अधिकार में, समानता के अधिकार में, कहीं भी काउंट करें, न्याय पाना हमारे देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये नेचुरल भी है। जब राज्य नहीं थे, जब सरकारें नहीं थी, जब संविधान भी नहीं थे, तब भी जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था नागरिकों का वो होता था न्याय पाना। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशेच संप्रवर्धि, यानी कि राज्य का सबसे पहला जो काम है वो अपराधियों को दंड देना ही है। और ऐसा कर पाने में भारत की न्यायपालिका, भारत का सुप्रीम कोर्ट कितना सफल हुआ है, ये भारत की जनता अच्छी तरीके से जानती है। आप लोग भी हमारी इस बात से सहमत हैं या नहीं, वो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के दावों से सहमत हैं? क्या वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है वो योग्यता के आधार पर की जाती है? हमने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि किस तरीके से जस्टिस ओका, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत से सीनियर होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में बाद में पहुंचे थे, और इसी वजह से वो इन तीनों के जूनियर के तौर पर रिटायर हुए। यानी कि वो हाई कोर्ट में इन जजों से काफी सीनियर थे, किसी से 2 साल सीनियर थे, किसी से 6 महीने सीनियर थे, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो वो इनके जूनियर के तौर पर और एक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। ये सब हुआ कॉलेजियम की वजह से। जब से कॉलेजियम बना है इस तरीके की परंपराएं ही चल रही है। वास्तव में तो ये परंपराएं 1973 में शुरू हुई थी, जब वो देश में आपातकाल लगाने से पहले इंदिरा गांधी का एक अघोषित आपातकाल चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों को बाईपास करके उनसे जूनियर व्यक्ति को, जो कि सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। और बाद में ये परंपरा चली आ रही है। फिर कॉलेजियम बनाया गया क्योंकि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस कमजोर हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो नियुक्त जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट में हावी थे, और उन्होंने इसीलिए ये कॉलेजियम का सिस्टम बनाया कि 5 सीनियर जज ही डिसाइड करेंगे
कौन कहां कैसे नियुक्त होगा, उसमें सीनियरिटी का कोई महत्व नहीं होगा। जो जुडिशरी है, जो कंपटीशन के माध्यम से जजेस सेलेक्ट होके जाते हैं, उनको भी उसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है। बड़े जो ईमानदार वकील होते हैं, बहुत अच्छे वकील होते हैं, वो कभी जज नहीं बन पाते हैं, और वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार वकील होते हैं, वो कभी जज बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बिना जज बने वकील के तौर पर जितना पैसा कमाते हैं उतना न हाई कोर्ट का जज पूरे साल में कमा पाता है, न सुप्रीम कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमा पाते हैं। ये जो पूरा का पूरा एक गठजोड़ चल रहा है, उसके खिलाफ जनता जिस तरीके से आवाज उठा रही है, उसकी भनक निश्चित तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई तक पहुंची है। यही वजह है कि अब उन्होंने जो नया भाषण दिया उसमें कॉलेजियम की तारीफें की हैं। कॉलेजियम के द्वारा जो जजों की नियुक्ति हो रही है उसका वो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सीजेआई बनने के 40-45 दिन होने के बावजूद यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। यशवंत वर्मा का मामला अभी महाभियोग के लिए पेंडिंग है, और महाभियोग की घोषणा भी हो जाए, वो चल भी जाए, लेकिन तब भी कुछ हो नहीं सकता है, केवल उन्हें पद से ही हटाया जाएगा। असली उनके खिलाफ कार्रवाई तो तब होगी जब उनके खिलाफ एफआईआर होगी, उनके खिलाफ जांच होगी, और इसके लिए सीजेआई बी.आर. गवई को किसी भी तरीके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान के द्वारा उन्हें ये एक कर्तव्य दिया गया है कि वो इसका पालन करें। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने एक फैसले में ये निर्णय ले लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने से पहले, कोई भी एफआईआर होने से पहले सीजेआई की परमिशन जरूरी है। अगर वास्तव में सीजेआई बी.आर. गवई संविधान को बहुत ज्यादा मानते हैं, संविधान को ही सर्वोच्च मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े अनुयायी हैं, तो उन्हें हिम्मत दिखाते हुए महाभियोग आने से पहले ही इस भ्रष्ट जज के खिलाफ एफआईआर और जांच के आदेश देकर ये दिखाना चाहिए कि वो बाकी जो सीजेआई या बाकी जो जजेस हैं उनसे अलग है। अन्यथा यही माना जाएगा कि वो उनसे केवल इस मामले में अलग हैं कि ये भाषण बहुत ज्यादा करते हैं, काम तो कुछ इनका दिखाई नहीं दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।